दोस्तों आज का हमारा वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है। यात्रा एक ऐसे व्यक्तित्व को जानने की जिसके साहस, शौर्य और संघर्ष ने बड़ी बड़ी हुकूमतों को मराठा आन बान और शान का शागिर्द बना दिया। यात्रा एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने स्वराज का भगवा ध्वज अटक से लेकर कटक तक फहरा दिया। एक ऐसा रणबांकुरा जिसके शौर्य की चमक सूरज से भी तीव्र थी। एक ऐसा शूरवीर जो अपने अति विशाल साहस, चरित्र और प्रतिबद्धता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, जिसने धर्म और धरती की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम बात कर रहे हैं हिंदवी स्वराज या हिंदू पद पातशाही के जनक कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और विशाल मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी राजे भोसले की, जिन्हें कोई स्वराज रक्षक, कोई शक्तिमान शंभू तो कोई छावा के नाम से जानता है। संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध और रण कौशल की कहानी नहीं बल्कि एक अपार शौर्य और त्याग की गाथा है। इसी बात की व्याख्या करते हुए किसी कवि ने खूब कहा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे सम्राट थे जिनकी शहादत का इतिहास आज भी वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंद स्वराज के उस सपनों को साकार करने में बिता दी जिसका बीड़ा कभी उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संभाजी महाराज के जीवन को और करीब से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे बचपन की शिक्षा ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का धनी बनाया, कैसे दक्कन भारत में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे ताकतवर साम्राज्यों को उखाड़ फेंकने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे धर्म की रक्षा के लिए वो हंसते हंसते अपने प्राणों को मां भवानी के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या है कहानी 140 से ज्यादा युद्धों को जीतने वाले रणबांकुरे छावा की, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, भाषा की सरलता के लिए इस वीडियो के दौरान हमने कुछ जगह छत्रपति संभाजी महाराज को संभाजी या छावा कहकर संबोधित किया है। दोस्तों संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ था और वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बड़े पुत्र थे। जब वे महज 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। इसीलिए वह अपनी दादी के बेहद करीब थे और उन्हीं का प्रभाव नन्हे संभा पर सबसे ज्यादा पड़ा था। दरअसल जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह अपने पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और जीवन के आदर्श मूल्यों की स्थापना की थी। ऐसे मूल्य जिन्होंने आगे चलकर उनके चरित्र निर्माण में सारभूत भूमिका निभाई। यानी हम कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जीजाबाई संभाजी की भी पहली गुरु बनी। हालांकि जीजाबाई ये बात अच्छे से जानती थी, सिर्फ एक अच्छा चरित्र किसी भी व्यक्ति को महान राजा नहीं बनाता। इसलिए उन्होंने संभाजी को युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल की शिक्षा लेने के लिए काशीराम शास्त्री के पास भेजा। काशीराम शास्त्री से संभाजी ने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण और रामायण व्याकरण जैसे विषयों का ज्ञान अर्जित किया और साथ ही साथ वो शारीरिक प्रशिक्षण के दांव पेच अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को करीब से देखते हुए बड़े हुए और मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में उन्होंने कई मौकों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा का परिचय भी दिया। जैसे महज 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर में पहला युद्ध लड़ा और शानदार जीत हासिल की। इसी तरह 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया जो मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण साबित हुए। हालांकि संभाजी सिर्फ युद्ध कौशल में ही नहीं निपुण थे बल्कि कला और साहित्य में भी उनकी खास रुचि थी। केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम और ब्रज भाषाओं में नखशिख, नायिका भेद और 7 शतक जैसे ग्रंथों की रचना की जो उनके प्रखर विद्वता का परिचय था। जब संभाजी 17 साल के थे तब उनका विवाह यशुबाई से हुआ। यशुबाई के पिता भिवाजी नायक मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदारों में से एक थे। ऐसे में इस वैवाहिक गठबंधन ने न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण दिया बल्कि यहीं से मराठा साम्राज्य में विभिन्न कबीले और परिवारों के बीच एक ऐसा मजबूत गठबंधन स्थापित हुआ जिसने साम्राज्य को औपचारिक राजनीतिक अस्थायित्व प्रदान किया। इसी दौरान 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी की ताजपोशी हुई और उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण करते हुए मुगलों के खिलाफ
विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उनके इस संघर्ष में संभाजी भी शामिल हुए। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब संभाजी मुगलों से रूबरू हुए थे। दरअसल 1666 में जब औरंगजेब ने शिवाजी को मुलाकात के लिए आगरा बुलाया था, तब 9 वर्ष के संभाजी भी उनके साथ गए थे। यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने छल से उन्हें नजरबंद किया, तब संभाजी भी उनके साथ रहे और फिर 17 अगस्त 1666 को वह छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही टोकरी में छिपकर मुगलों के शिकंजे से भाग निकले। इस वाकये ने संभाजी महाराज के बचपन में मुगलों के छल कपट से वाकिफ करा दिया और उनका यही अनुभव कहीं न कहीं औरंगजेब के साथ उनकी अनबन का पहला कारण भी बना। 1674 से 1680 के बीच जब छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे साम्राज्यों से लोहा लेते हुए रहे, तब संभाजी ने मराठा सेना के कई सैन्य अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। हालांकि उनके अलग विचार कई दफा अन्य मराठा सरदारों के साथ टकराव के कारण भी बने। दरअसल बचपन से ही संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अपनी शैली से करना चाहते थे, जिसके कारण कभी कभी उनका टकराव अपने पिता के दरबार में मौजूद दरबारियों और असूखदार सरदारों से हो जाता था। उदाहरण के लिए दादोजी कोंडदेव, जो मराठा साम्राज्य के प्रमुख प्रशासक थे और सैन्य मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, उनके साथ कई दफा संभाजी के मतभेद हुए। असल में इसका कारण छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी का एक दूसरे से भिन्न व्यक्तित्व था। जहां एक तरफ शिवाजी महाराज एक रणनीतिक शासक थे जो अपने हर फैसले को कूटनीतिक कसौटी पर तोल मोल कर लिया करते थे, वहीं दूसरी तरफ संभाजी के फैसले बेबाक और दिलेर होते थे। यानी आप कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज दिमाग की और संभाजी महाराज मन की आवाज पर चलते थे। बहरहाल संभाजी महाराज की यही आदत कई मराठा सूबेदारों और सरदारों को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उनमें से कई लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे यानी राजा राम को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनते देखना चाहते थे। लेकिन उत्तराधिकार की यह कशमकश सिर्फ संभाजी महाराज और मराठा सरदारों के बीच ही नहीं थी, बल्कि खुद राजा राम भी इसमें शामिल थे। दरअसल राजा राम की मां यानी शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई बड़ी ही महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने अपने बेटे के लिए मराठा साम्राज्य को हथियाना चाहती थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई सारे षड्यंत्र भी रचे। उदाहरण के लिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोयराबाई ने अपने एक जासूस की मदद से संभाजी महाराज को जहर देने की भी कोशिश की थी। यही वजह था कि 1678 आते आते संभाजी महाराज और उनके छोटे भाई राजा राम के बीच तनाव बढ़ता गया और दोनों ने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। हालांकि यह तनाव अस्थायी रूप से हल तब हो पाया जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी को उनके गुणों के चलते अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब होने लगा, तब मराठा साम्राज्य पर मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ गया। ऊपर से राजा राम और संभाजी के बीच तनाव का फायदा मुगलों को भी मिला, क्योंकि उस वक्त मराठा शक्ति बट गई थी। अब तक संभाजी यह समझ चुके थे कि अगर उन्हें मराठाओं को मुगलों से बचाना है तो उन्हें सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोयराबाई ने मंत्रियों के साथ मिलकर राजा राम को ताज पहनाने की योजना बनाई। वो अपने इस चाल में कामयाब भी रही, जिसके बाद 21 अप्रैल 1680 को 10 साल के राजा राम को सिंहासन पर बैठा दिया गया। हालांकि संभाजी ने तुरंत रायगढ़ किले पर कब्जा कर कई मराठा सरदारों का समर्थन प्राप्त किया और 20 जुलाई को औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठ गए। यहाँ एक बड़ा ही रोचक किस्सा संभाजी महाराज और मराठा सरदार हमीरराव मोहिते के बीच भी घटित हुआ। दरअसल हमीरराव मोहिते सोयराबाई के भाई थे और अब सोयराबाई ने संभाजी महाराज के खिलाफ विद्रोह किया था। तब हमीरराव मोहिते खुद पन्हाला जाकर संभाजी को राजा राम की अधीनता स्वीकार करवाने वाले थे। हालांकि तब उनकी मुलाकात संभाजी से जब हुई तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और अपना समर्थन संभाजी को दे दिया, जो सोयराबाई और राजा राम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। बहरहाल छत्रपति बनते ही संभाजी ने राजा राम, उनकी मां सोयराबाई और पत्नी जंकीबाई को बंदी बनवा लिया और सोयराबाई को साजिश के आरोप में अक्टूबर में फांसी दे दी गई। हालांकि वासुदेव सीताराम बेंद्रे जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोयराबाई की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी और खुद संभाजी महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब और उसके बेटे मोहम्मद अकबर के बीच दिल्ली सल्तनत को लेकर खींचतान शुरू हुई।
दरअसल मोहम्मद अकबर अपने पिता की कठोर नीतियों का विरोधी था और इसलिए वह सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था। साल 1681 में सत्ता पाने की चाहत ने औरंगजेब के चौथे बेटे को बागी बना दिया, जिसके चलते औरंगजेब ने मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और अपने पिता से बचने के लिए मोहम्मद अकबर ने संभाजी महाराज के पास शरण ले ली, जिसने औरंगजेब और संभाजी के रिश्तों में और खटास ला दी। इसी दौरान राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले कुछ सामंतों ने अकबर से रायगढ़ पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने की गुजारिश की। इसके लिए उन्होंने अकबर को एक खास पत्र भी लिखा। हालांकि मोहम्मद अकबर ने यह पत्र सीधे संभाजी महाराज को भेज दिया, जिसके बाद इस राजद्रोह से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसी दौरान उनके संबंध पुर्तगालियों के साथ भी बिगड़ने लगे। दरअसल दक्कन सल्तनत पर लगाम लगाने के लिए पुर्तगालियों और मराठों ने कई वर्षों तक गठबंधन बनाए रखा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के 2 साल बाद 1682 में संभाजी महाराज ने पुर्तगाली क्षेत्रों के साथ अब लगने वाली सीमा पर किलेबंदी शुरू कर दी, जिसके चलते पुर्तगाली मराठाओं का साथ छोड़ मुगलों के खेमे में आ गए। ऐसे में पुर्तगालियों को नियंत्रण में लाने के लिए संभाजी महाराज ने एक के बाद एक उनके कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान संभाजी महाराज ने गोवा जैसे महत्वपूर्ण इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसके चलते कई बंदरगाहों पर मराठा कंट्रोल हो गया। जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो उसने पुर्तगाली वायसराय को गोवा में एक पत्र भेजकर मराठों पर युद्ध की घोषणा करने की बात कही, लेकिन वायसराय ने ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल यह वह समय था जब तक मराठा शक्ति अपने चरम पर थी और उन्हें बीजापुर, गोलकुंडा और बेसिन जैसे इलाकों से चौथ और स्वदेशमुखी प्राप्त हो रही थी, जिससे वह उनकी सेना को तेजी से बढ़ा रहे थे। वायसराय का साथ न मिलने के बाद औरंगजेब ने खुद संभाजी महाराज पर सीधे वार करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत दक्षिण महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र के नासिक बागलान से हुई, जहां एक के बाद एक युद्ध हुए और कई मराठा किलों को निशाना बनाया गया। हालांकि वर्ष 1686 तक मुगल सेना किसी भी किले पर कब्जा कर सफल नहीं हुई, जिसके बाद औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेना शुरू किया। 1686 के अंत में मुगलों ने किलेदार आसोजी को मनसब देकर साल्हेर का किला हथिया लिया। इसी तरह 1687 में रामशेर और 1689 के शुरुआत तक हरीशगढ़, त्रिंगलवाड़ी, मदनगढ़, मोरदंत, ओंधा और करणी जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान मुगलों के आधिपत्य में आ गए। इसलिए अब संभाजी महाराज रायगढ़ से दूर संगमेश्वर में रहने लगे। एक दिन जब वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आकर उनकी कुछ समस्याएं सुनने को कहा, जिसके चलते संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिकों को रखकर बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। जब इस बात का पता गणोजी शिर्के को लगा तो वो मुगल सरदार मुकर्रम खान को लेकर एक गुप्त रास्ते से 5000 की फौज के साथ वहां पहुंच गया। ये वो रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी भी नहीं लगा कि कोई शत्रु इस ओर से आ सकेगा। दरअसल गणोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी यशुबाई का भाई था, जो वतनदारी को लेकर संभाजी से नाराज चल रहा था और इसलिए उसने मराठों के साथ विश्वासघात किया। बहरहाल संभाजी महाराज ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन महज 200 की सेना के साथ को हराना मुमकिन नहीं था। इसके बाद संभाजी महाराज को उनके अपने सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी बना लिया गया और दोनों को अहमदनगर के बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। औरंगजेब ने उन दोनों वीरों की जुबान कटवा दी और आंखें निकलवा दी। फिर उन्हें कई दिन तक अमानवीय यातनाएं दी गई। उन्हें बार बार इस्लाम कबूलने को भी कहा गया, लेकिन जब वह नहीं टूटे 11 मार्च 1689 को उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहते हैं कि हत्या के बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़ों को तुलापुर की भीमा नदी में फेंकवा दिया, जहां नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 140 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। हालांकि वो अपने आखिरी युद्ध में अपनों के विश्वासघात से हार गए, लेकिन ठीक से देखा जाए तो संभाजी महाराज का जीवन और उनकी मौत दोनों आने वाले मराठा सरदारों के लिए वह प्रेरणा साबित हुई, जिन्होंने उनके दिलों में हिंद स्वराज की ज्योत को जलाए रखा। इस महान योद्धा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।